गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दृढ़ पिंडों की घूर्णन गति के चैप्टर में आज हम लोग दृढ़ पिंडों के संतुलन के कुछ उदाहरण समझेंगे और कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो आइए इसको समझते हैं। पहला, दो अवलंबों पर टिकी छड़ का संतुलन। माना छड़ ए बी जिसका गुरुत्व केंद्र जी से दृढ़ आधारों सी एवं जी है एवं दृढ़ आधारों सी एवं डी पर टिकी हुई है। यह दृढ़ अवलंब है। आधारों पर अभिलंब प्रतिक्रिया आर सी एवं आर डी ऊपर को, जबकि गुरुत्व केंद्र पर छड़ का भार डब्ल्यू नीचे की ओर कार्यरत है। अतः छड़ के स्थानांतरीय संतुलन के लिए यानी ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम के लिए सिग्मा एफ इक्वल टू 0, यानी इस पर लगे हुए सभी बलों का बीजगणितीय योग 0 होगा। अब ऊपर की ओर लगे हुए बल आर सी और आर डी एक दिशा में है और डब्ल्यू उनके विपरीत यानी विपरीत दिशा में है। तो आर सी प्लस आर डी माइनस डब्ल्यू इक्वल टू 0 या आर सी प्लस आर डी इक्वल टू डब्ल्यू, यह समीकरण नंबर 1 हो गया। छड़ के घूर्णी संतुलन के लिए ए के परितः बलों का आघूर्ण। तो ए के परितः बलों का आघूर्ण लेंगे तो बल और उनके क्रिया रेखा के बीच की दूरी लेंगे, तो सिग्मा टाउ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए आर सी है, आर सी बल है और इसकी क्रिया रेखा की दूरी ए सी है। आर डी बल है, क्रिया रेखा की दूरी ए डी है। यहाँ पे डब्ल्यू है, क्रिया रेखा के बीच की दूरी ए जी है। तो इस तरह से हम लिखेंगे आर सी इंटू ए सी प्लस आर डी इंटू ए डी और माइनस डब्ल्यू इंटू ए जी। माइनस इसलिए लेंगे क्योंकि डब्ल्यू यानी कि इसका भार आर सी और आर डी दोनों के विपरीत दिशा में है, घुमाने की प्रवृत्ति रखता है। तो इक्वल टू 0। इस प्रकार हम लिख सकते हैं आर सी इंटू ए सी प्लस आर डी इंटू ए डी इक्वल टू डब्ल्यू इंटू ए जी। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। इन समीकरणों के उपयोग से अज्ञात राशियों की गणना की जा सकती है। मतलब इसमें अगर कोई दूरी नहीं दी है या कोई बल नहीं दिया है तो इन समीकरणों के प्रयोग से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा उदाहरण है दीवार से टिकी सीढ़ी का संतुलन। इसको आइए देखते हैं। तो माना एक सीढ़ी ए बी जिसका गुरुत्व केंद्र जी है, चिकनी दीवार एवं खुरदुरे क्षैतिज फर्श के सहारे टिकी है। सीढ़ी पर कार्यरत बल निम्नवत हैं। कौन कौन से हैं? पहला, भार डब्ल्यू गुरुत्व केंद्र जी पर नीचे की ओर, यहाँ देखिए भार लगा हुआ है। बी पर दीवार के अभिलंबवत प्रतिक्रिया आर बी, यह देखिए यह आर बी दीवार के अभिलंबवत लगा हुआ है। ए पर अभिलंब प्रतिक्रिया बल एन ऊपर को और ए पर घर्षण बल एफ दीवार की ओर लगा हुआ है। अब एन एवं एफ का परिणामी, यहाँ पे देखिए एन और एफ का परिणामी आर ए है, तो यह यहाँ इस तरफ है इन दोनों का परिणामी एफ और एन का। तो इस आर एफ को हम लिख सकते हैं आर ए कॉस थीटा, यानी एफ किसके बराबर होगा? आर ए कॉस थीटा के। यहाँ पे अगर ये थीटा कोण बना रहा है क्षैतिज से तो एफ बराबर हो जाएगा आर ए कॉस थीटा। इसी प्रकार एन हो जाएगा आर ए साइन थीटा, यानी एन हो जाएगा आर ए साइन थीटा, यानी एन और एफ यह आर ए के दोनों क्षैतिज और अभिलंबवत दोनों कंपोनेंट होंगे या उसके घटक होंगे। तो इस प्रकार से हम यह दोनों समीकरण लिख सकते हैं। तो सीढ़ी के स्थानांतरी संतुलन के लिए सिग्मा एफ एक्स बराबर 0 एवं सिग्मा एफ वाई बराबर 0, यानी सिग्मा एफ एक्स यानी एक्स डायरेक्शन में लगे हुए सभी बलों के बीजगणितीय योग का मान 0 होगा एवं वाई एक्सिस के अलॉन्ग लगे हुए सभी बलों के बीजगणितीय योग का मान 0 होगा। तो यहाँ पे देखिए एफ माइनस आर बी इक्वल टू 0 या एफ इक्वल टू आर बी। यहाँ पे देखिए एफ और आर बी यह एक्स एक्सिस में कार्यरत बल हैं, तो एफ माइनस आर बी इक्वल टू 0। इस तरह से हम एफ इक्वल टू आर बी लिख सकते हैं। और दूसरा एन माइनस डब्ल्यू इक्वल टू 0 या एन बराबर डब्ल्यू, यह सिग्मा एफ वाई के लिए है। इस तरह से एन और डब्ल्यू के लिए। सीढ़ी के घूर्णी संतुलन के लिए ए के सापेक्ष आघूर्णों का बीजगणितीय योग 0 होना चाहिए, तो सिग्मा टाउ इक्वल टू 0 करेंगे। अब यहाँ पे आर बी और डब्ल्यू पे कार्यरत जो बल हैं उनसे क्रिया रेखा के बीच की दूरी क्या होगी? लंबवत दूरी। तो आर बी इंटू बी सी। तो देखिए यहाँ पे आर बी इंटू बी सी, आर बी ये लगा हुआ है और इससे क्रिया रेखा के बीच की दूरी बी सी है और प्लस इक्वल टू डब्ल्यू इंटू ए डी, या यहाँ पे हम ऊपर वाले समीकरण में समझ सकते हैं कि आर बी इंटू बी सी माइनस डब्ल्यू इंटू ए डी। अब यहाँ पे देखिए आके कि डब्ल्यू इंटू ए डी
देखिए यह यहाँ से a इंटू डी यह दूरी ली गई है, तो इन दोनों का जो घुमाने की प्रवृत्ति होगी एक दूसरे के विपरीत होगी। अगर ये दोनों बराबर नहीं होंगे तो सीढ़ी संतुलन में नहीं होगी, इसलिए सिग्मा टाउ इक्वल टू 0 लिखा गया संतुलन की अवस्था के लिए। जैसे इसका घुमाने की प्रवृत्ति एंटी क्लॉकवाइज होगी तो इसकी घुमाने की प्रवृत्ति क्लॉकवाइज होगी। तो संतुलन की अवस्था में एंटी क्लॉकवाइज टार्क इक्वल टू क्लॉकवाइज टार्क, इस तरह से हम यानी दक्षिणावर्त आघूर्ण इक्वल टू वामावर्त आघूर्ण लिखते हैं। तो इस तरह से हम यह समीकरण प्राप्त करते हैं कि आर बी इंटू बी सी इक्वल टू डब्ल्यू इंटू ए डी। यह समीकरण नंबर 5 हो गया। इन समीकरणों के से अज्ञात राशियों की गणना की जा सकती है। अब कुछ नियमित आकृति की वस्तुओं का जड़त्व आघूर्ण है, इसको याद रखना चाहिए। एक पतली छड़ का उसकी लंबाई के लंबवत एवं द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण I इज इक्वल टू ml स्क्वायर अपॉन 12 होता है, जहाँ L उसकी लंबाई है। वृत्तीय वलय रिंग के केंद्र से एवं तल के लंबवत गुजरने वाली अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण I इज इक्वल टू mr स्क्वायर होता है, जहाँ m उस वलय का द्रव्यमान और r उसकी त्रिज्या है। वृत्तीय ठोस डिस्क का तल के लंबवत एवं केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण I इज इक्वल टू हाफ mr स्क्वायर होगा। अगर ठोस डिस्क है इस तरह से तो उसका जड़त्व आघूर्ण हाफ mr स्क्वायर होगा। ठोस बेलन का उसकी अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण I इज इक्वल टू हाफ mr स्क्वायर होगा। यह भी वलय ठोस वलय के बराबर होता है, ठोस डिस्क के बराबर होता है। तो ठोस बेलन और ठोस डिस्क दोनों का जड़त्व आघूर्ण उसके लंबवत एवं केंद्र से गुजरने वाली रेखा के परितः दोनों बराबर होते हैं। और कितना होते हैं? I बराबर हाफ mr स्क्वायर। ठोस गोले का उसके किसी व्यास के परितः होगा I इज इक्वल टू 2/5 mr स्क्वायर। अगर ठोस गोला है, घूर्णन अक्ष यानी उसके किसी व्यास के परितः अगर उसको घुमाया जा रहा है तो उसका जड़त्व आघूर्ण 2/5 mr स्क्वायर होगा, जहाँ m गोले का द्रव्यमान एवं r उसकी त्रिज्या होगी। खोखले गोले अथवा गोली कोश का उसके व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण I इज इक्वल टू 2/3 mr स्क्वायर होता है। तो खोखले गोले के लिए यह मान 2/3 mr स्क्वायर होगा, जहाँ m उसका द्रव्यमान और r त्रिज्या है। अब आइए कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो पहला, एक कार विरामावस्था से 4 रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर के कोणीय त्वरण से त्वरित होती है, कितने समय में 800 चक्कर प्रति मिनट का कोणीय वेग प्राप्त कर लेगी? इतने समय में कोणीय विस्थापन क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए विरामावस्था है तो ओमेगा 0 इक्वल टू 0 है। अल्फा 4 रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर है तो हम यहाँ पे ओमेगा लिख सकते हैं 800 इंटू 2 अपॉन 60, या इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इस तरह से 80 π/3 रेडियन प्रति सेकंड हमको कोणीय वेग मिलेगा। अब आइए समीकरण से, तो 800 चक्कर प्रति मिनट का कोणीय वेग है तो इसको हम लोगों ने किस में प्राप्त कर लिया? रेडियन प्रति सेकंड में। तो ओमेगा बराबर ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी में मान रखने पर यह कितना हो जाएगा? 80/3 पाई इक्वल टू 0, क्योंकि इसका प्रारंभिक कोणीय वेग 0 है, इन +4 इंटू टी, क्योंकि अल्फा 4 दिया हुआ है, या टी इज इक्वल टू 20/3 पाई। पाई का मान रखेंगे तो 21 सेकेंड हमारा आंसर आएगा। थीटा निकालने के लिए द्वितीय समीकरण का उपयोग करेंगे। जैसे s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो यहाँ पे होगा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 0 t प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो थीटा का मान निकालने के लिए यहाँ पे ओमेगा 0 का मान 0 रखेंगे, 0 हो गया, प्लस हाफ अल्फा का मान 4 है और टी अभी हमने निकाला है 21, तो 21 स्क्वायर। तो इस तरह से यह आ जाएगा कोणीय विस्थापन 882 रेडियन, जब इसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, वलय का जड़त्व आघूर्ण 0.4 किग्रा मीटर स्क्वायर है। यदि यह 2100 चक्कर प्रति मिनट लगा रही है तो इसे 2 सेकंड में रोकने के लिए कितने बल आघूर्ण की आवश्यकता होगी? आइए इसको देखते हैं कैसे करेंगे। तो वलय का जड़त्व आघूर्ण I दिया हुआ है 0.4 किग्रा मीटर स्क्वायर। तो प्रारंभिक कोणीय वेग ओमेगा 0 हम निकालेंगे 2πn। अब यहाँ पे देखिए 2 और n है 2100 चक्कर प्रति मिनट, 60 से भाग देंगे तो यह आ जाएगा 70 पाई। अंतिम कोणीय वेग चूंकि रोकना है तो ओमेगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा,
अब ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 0 माइनस अल्फा टी से, यानी v इक्वल टू यू माइनस ए टी वाले फार्मूले से हम यहाँ पे v की जगह क्या है, ओमेगा है, u की जगह ओमेगा 0 है, a की जगह अल्फा है। तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 0 माइनस अल्फा टी से, जहाँ अल्फा कोणीय मंदन है, जब मान रखेंगे अल्फा इज इक्वल टू, तो ओमेगा 0 बाई टी आएगा, क्योंकि ओमेगा अंतिम वेग 0 है। अब ओमेगा 0 का मान है 70 पाई अपॉन 2, तो 35 पाई आ जाएगा, पाई का मान 22/7 रखेंगे तो यह आ जाएगा 110 रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। अतः वलय को रोकने के लिए आवश्यक बल आघूर्ण, चूंकि अब हमको अल्फा यानी ए मिल गया, तो टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, यह उसके समकक्ष है एफ इज इक्वल टू एम ए के। तो हमारे पास आई है 0.4, अल्फा निकाला 110, तो यह आ जाएगा 44 न्यूटन मीटर। तीसरा क्वेश्चन, 2 किग्रा का पिंड 0.8 मीटर त्रिज्या के वृत्त में 44 रेडियन प्रति सेकंड के कोणीय वेग से घूम रहा है। यदि मार्ग की त्रिज्या 1 मीटर हो जाए तो नया कोणीय वेग क्या होगा। ठीक, इसमें हम लोग कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लगाएंगे, यानी I1 ओमेगा 1 जे इज इक्वल टू आई ओमेगा होता है, तो I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2, यहाँ से ओमेगा 2 नया कोणीय वेग निकालना है, तो I1 ओमेगा 1 अपॉन I2 होगा, तो यह हो जाएगा m R1 स्क्वायर ओमेगा 1 अपॉन m R2 स्क्वायर, m से m कैंसिल हो गया, R1 अपॉन R2 स्क्वायर टू ओमेगा 1, तो R1 और R2 का मान रखेंगे यहाँ पे 0.8 अपॉन 1 स्क्वायर टू ओमेगा 1, यानी 0.64 इंटू 44, यह आ जाएगा 28.16 रेडियन प्रति सेकंड। चौथा क्वेश्चन, 25 सेंटीमीटर त्रिज्या एवं 5 किग्रा द्रव्यमान का एक ठोस वृत्तीय डिस्क क्षैतिज धुरी पर घूमने के लिए स्वतंत्र है, इस तरह से, जिस पर एक डोरी लिपटी हुई है। ठीक है, तो डोरी को F बराबर 2 न्यूटन के बल से 5 सेकंड तक खींचा जाता है, इस तरह से जैसे इस पे लपेटा हुआ है, और इसको धीरे धीरे हम खींच रहे हैं, कितने देर तक, 5 सेकंड तक। डिस्क द्वारा प्राप्त कोणीय वेग की गणना कीजिए। अब आइए इसको देखते हैं। M 5 के किग्रा है, F 2 न्यूटन लग रहा है, और 0.25 मीटर इसकी त्रिज्या है, और यह अक्ष को दिखा रहा है। तो घूर्णन अक्ष के परितः डिस्क का जड़त्व आघूर्ण I इज इक्वल टू हाफ mr स्क्वायर। तो m का मान है 5 और r है 0.25, तो इसको हम निकालेंगे तो I मिलेगा हमको 5/2 इंटू 0.0625। अब इसको 5/2 हो गया इंटू 1/16 हम इसको लिख सकते हैं, यह आ जाएगा 5/32 या 5.32 kg मीटर स्क्वायर। डिस्क पर बल आघूर्ण टाउ क्या होगा, F इंटू आर के इक्वल होगा। F का मान है 2 और R का मान है 0.25, तो यह हो जाएगा 0.5 न्यूटन मीटर बल आघूर्ण। यदि इस बल आघूर्ण के कारण कोणीय त्वरण अल्फा हो तो हम टाउ बराबर आई अल्फा से अल्फा निकालेंगे। तो टाउ बराबर आई अल्फा से हम अल्फा निकालेंगे, यह हो जाएगा टाउ अपॉन आई, यानी 0.5 अपॉन आई है 5.32 जो ऊपर निकाला जा चुका है। इससे हमको अल्फा प्राप्त होगा 3.2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अब डिस्क का प्रारंभिक कोणीय वेग 0 है, क्योंकि विरामावस्था में है। अल्फा हमने निकाला 3.2, और कितनी देर तक खींचा जाता है, 5 सेकंड तक। फिर ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी से हम मान रखेंगे ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 0 का मान 0 विरामावस्था के कारण, अल्फा 3.2 और टी है 5, तो यह आ जाएगा 16 रेडियन प्रति सेकंड, इसका आंसर आएगा। तो इस प्रकार से आप इस नोट्स को कॉपी में लिखेंगे और इन क्वेश्चन को अभ्यास करेंगे। यह 1 से 2 बार करना होगा, तभी ये अच्छे से समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।